फिर से एक बार स्वागत है आपका। और अब चलते हैं गाजियाबाद। गौरव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी नमस्कार, पूछिए सवाल सर। नीरज जी नमस्कार। जी नीरज जी, मेरे पास जुबिलेंट फूड के 120 शेयर्स हैं। स्प्लिट से पहले मैंने कुछ लिए थे, स्प्लिट के बाद लिए। एवरेज प्राइस मेरा 555 है और 120 शेयर्स है मेरे पास। मैं उसमें ये जानना चाहता हूँ कि मतलब मैं उसमें से निकलना चाहता हूँ क्यों? और अब किस प्राइस पे उसमें से निकल जाऊँ। एक्चुअली क्या है सर, आपको भी सुनता रहता हूँ 11:30 वाले शो में, हाँ जब आप यूट्यूब लाइव आते हैं, हाँ कि भाई लोकल प्लेयर्स बहुत आ गए हैं। और मैंने उस चीज़ को नोटिस किया और मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। वाकई लोकल प्लेयर्स बहुत आ गए हैं और उनके काम पे तो फर्क पड़ ही रहा है। ऐसे ही मैंने आपकी राय सुन के रिलैक्सो से भी मैं आउट हुआ हाँ। और मैं इसमें से भी निकलना चाहता हूँ। मैं इसका पैसा HAL में और कुछ IT शेयर्स में डालना चाहता हूँ। आखिरी बार आपने पिज्ज़ा जो खाया था, मंगाया था, कहाँ से मंगाया था? सर डोमिनोज का ही खाऊंगा। कितने दिन और पहले रीजन मंगाया उसका था? ये है कि अभी 1 हफ्ता पहले। हाँ, और रीज़न क्या है? क्वालिटी बहुत फाइन है। लोकल प्लेयर्स की क्वालिटी नहीं होती, बट लोग इस चीज को समझते नहीं है। लोग सस्ते की तरफ भागते हैं। अरे महंगा है तो सस्ते तब जाएगा ना आदमी। वो तो है ही। तो गौरव जी इसमें से निकलना चाहते हैं, सरवेन जी किस भाव पे निकलना सही रहेगा? देखिए, अब ये 11-12 दिन वेट कर ले मेरे हिसाब से। और 11-12 दिन वेट करने से क्या होगा, वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, साल का क्लोजिंग मिल जाएगा। तो काफी अच्छा ईयरली क्लोजिंग आ रहा है इसका मेरे हिसाब से। तो इतने पेशेंस से बने हैं तो मेरे हिसाब से 1-1.5 महीना और बने रहे और 1-1.5 महीने में इसको रिव्यू कर लें। डेफिनेटली यहाँ से बेटर प्राइस होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ईयरली क्लोज अगर आ गया 560-570 के आसपास, इसी एरिया में भी अगर 560 के आसपास भी आ गया, तो आई थिंक काफी बुलिश ईयरली पैटर्न ये बन रहा है और नेक्स्ट आने वाला साल इस स्टॉक के लिए अच्छा हो सकता है, ऐसा मेरा अभी फिलहाल मानना है। तो मैं ये इनको बोलूंगा कि 31 दिसंबर तक वेट कर ले और फिर चाहे तो दोबारा कॉल लगा ले। तो ठीक है ना गौरव जी, अभी 31 दिसंबर को एक बार और इनका पिज़्ज़ा खा लीजिएगा न्यू ईयर पार्टी में, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। और जनवरी में फिर एक बार हम लोग बात भी कर लेंगे, उस समय आप डिसाइड कर लीजिएगा कि इसमें से कब आपको निकलना। अगर मान लीजिए बहुत अच्छा पैटर्न बन ही गया, चल ही लगा, तो क्या दिक्कत है, पैसे बनना चाहे जहाँ बने, तो उसको रोक लीजिएगा। तो अभी इस पर आप रुकिए फिलहाल, जनवरी में इस पर हम लोग विचार करेंगे। पहले हफ्ते में एक बार फिर से कॉल करिएगा, बातचीत करेंगे। अगला सवाल है दयानंद गुप्ता का, रिवाड़ी से। दयानंद जी नमस्कार सर, पूछिए। नमस्कार जी। जी सर मेरे इजी वे ट्रिप प्लानर के तो 4,000 शेयर हैं, 42 रुपये 10 पैसे के एवरेज पे सर। सरवेन जी क्या करना चाहिए इजी ट्रिप में? देखिए, लास्ट कुछ 10-12 महीनों से एक डिसेंट करेक्शन हुआ है और आई थिंक करेक्शन पूरा भी मुझे फिलहाल लग रहा है। इसमें भी डेटा थोड़ा कम है, बट अब इसमें ये है कि एटलीस्ट काफी एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद एक बढ़िया कंसोलिडेशन हो गया यहाँ पे 10-12 महीनों का। तो आई थिंक आइडियली इसका ब्रेकआउट ऊपर ही आएगा। बट ये अब यहाँ कैविट ये पकड़ के चलें कि जो इसने वर्स्ट केस बेसिस पे लास्ट 3-4 महीनों में जो सपोर्ट लिया है तकरीबन 37 के आसपास, तो 36-37 के अब क्रूशियल सपोर्ट एरियाज हो गए हैं। उनके नीचे अब इसको किन्हीं कारणों से जाना नहीं चाहिए। और अगर जब तक उनके ऊपर स्टडी है तब तक आई थिंक इनके अच्छे पैसे यहाँ से बन सकते हैं। और जो पिछले हाईज थे 70 के आसपास, वो कहीं पे इसके दोबारा चैलेंज होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर 12 से 18 महीने प्लस का होराइजन है और 35 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें सेफ साइड में, तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें और 12 से 18 महीने का टाइम दें यहाँ पे। 12 से 18 महीने का टाइम दीजिए और होल्ड करिए इसको। राकेश जी हैं बेंगलुरु से हमारे साथ। राकेश जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरे पास LIC के 705 शेयर है 949 के भाव पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले हफ्ते में 100-150 रुपया बढ़ा है, 150 रुपये के करीब बढ़ा है ये शेयर। तो आगे के लिए ये इसको रुकना चाहिए या निकल के कहीं और डाल दें? अभी भी आपका नुकसान है सर, 950 पे लिया ना आपने? 949, हाँ जी, वो जो एलोकेशन का प्राइस था। सरवेन जी LIC के जो निवेशक हैं हमारे, उनके लिए क्या राय होगी? देखिए, अब अगर सबकी मेमोरीज अगर ये रेगुलर देखते हैं और शो को, तो इनको याद रहेगा लास्ट ईयर जब ये 550-600 गया था, तब भी यही था कि भाई अच्छी चीज है, अच्छा शेयर है। डेटा वहां पे कम था बट बेस बना रहा था। और ये जो करेक्शन के बाद जो ये 600 से चला है, आई थिंक वहां पे भी जब किसी ने राय ली तो हमने यही बोला कि भाई बने रहें और अच्छा शेयर है। जिनके पास हिम्मत है वो नए शेयर में थोड़ा एवरेज करें, एवरेज पे एक स्टॉप लॉस लगाते हैं उस समय 550 के नीचे, तो आज वो ट्रेड हाथ में रहता है। तो फिलहाल जिनके पास वो ट्रेड्स हैं, जिन्होंने सुना होगा शो, वो बने रहे और इनको भी मैं बने रहने की राय दूंगा। आई थिंक एक डिसेंट क्लोज यहाँ पे इस साल का आएगा, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे भी मैं 31 दिसंबर के बाद वाला कैंडल देखना चाहूंगा क्या बन रहा है। बट आई थिंक यहाँ बने रहे और जनवरी फर्स्ट वीक में इस पर दोबारा एक बार इनको राय लेनी चाहिए। बट ट्रेड में बने रहे और अच्छा शेयर है, पैसे बनेंगे इनके।
लॉन्ग टर्म में। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, इसमें बेचने की जल्दबाजी मत करिए, इतना इंतजार किया है तो आगे भी इसमें रुकना चाहिए आपको। राजन पात्रा जी हमारे साथ हैं विशाखापट्टनम से। राजन जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर मेरे पास येस बैंक है 5000 शेयर, वो एवरेज होके 25 रुपीज हुआ है, 5 साल से मेरे पास है, तो क्या करना चाहिए सर आगे के लिए? 5 साल से आप सबसे पहली बार जब आपने खरीदा तो क्या प्राइस था? वो सर 450 में खरीदा था। 450 में? वो हाँ, उसके बाद 200 ऐसा 12 रुपया में भी एफपीओ में भी खरीदा, सर करके 5000 शेयर हो गया, वो अभी 25 रुपया एवरेज है। तो इतना मतलब काहे से मोहब्बत हो गई कि आप इसको हर भाव पे खरीदना, कुछ भी हो जाए पा के रहना मुझे, है ना? हाँ सर, उसमें कुछ कमा के रहेंगे, कुछ कमा के रहेंगे। यस बैंक कुछ छोड़ेंगे नहीं ऐसे, हम लेके रहेंगे, है ना? नहीं ठीक है, अगर इतनी आसक्ति है तो हो सकता है कायनात आपको बढ़िया पैसा बनवाई दे। सरवेन जी, जनता का शेयर है ये, जनता का शेयर है सर। इसमें मतलब बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं और इन्होंने तो, राजन जी ने तो मोहब्बत कर ली इससे, 450 से छोड़ा नहीं है अभी तक। अब पैसा बनेगा कब, ये बताइए। तो देखिए, छोटे स्टॉक्स में पेनी स्टॉक्स, तो अभी इसको पेनी तो नहीं बोलेंगे, बट पेनी स्टॉक्स छोटे शेयरों में यही रहता है कि सबका इंटरेस्ट रहता है, सबको लगता है क्वांटिटी ले लेंगे तो पैसे बन जाएंगे। लोग परसेंटेज रिटर्न कभी सोचते नहीं है। आप 30,000 रुपए का शेयर लीजिए और 10% कमाइए, ठीक है, तो भी उतने ही पैसे बनने हैं। और आप 30,000 रुपए के आप 10 रुपए वाले शेयर ले लीजिए और वो 10% चले तो भी उतने ही पैसे बनने हैं। बट लोग इस चीज को समझते नहीं है और छोटे शेयरों में ट्रेड करते रहते हैं। और ये तो कुछ नहीं है, हमने तो 2008 में लोगों को 1000 रुपए के स्टॉक्स को 2-2 रुपए तक एवरेज करते देखा है। तो ये तो एक रेगुलर अफेयर है। मैं बिल्कुल इनका मजाक नहीं उड़ाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है और इससे लोगों को समझना चाहिए कि भाई अच्छी चीज को अगर आपने टाइमली अगर एवरेज किया तो ठीक है। और एवरेज करते वक्त जो नई क्वांटिटी लेते हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ उस पर जरूर स्टॉप लॉस लगाएं। पुरानी क्वांटिटी तो आपकी ऑलरेडी खराब है, बट डोंट पुट गुड मनी आफ्टर बैड मनी। अगर आपने डाला भी है तो नई चीज के ऊपर हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे मैंने भी एलआईसी में बोला, अगर आपने 700-600 में लिया तो आप 550 का नई क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस जरूर और जरूर लगाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि स्टॉक गिरता रहे और आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाए। तो अब बची बात, आपने इसका क्लासिफिकेशन अच्छा दिया कि जनता स्टॉक है, पॉसिबली ये हम व्यू लेके चलेंगे। हम इसको कंसेंसस बोलते हैं। ये एक बहुत ज्यादा लव्ड कंसेंसस स्टॉक रहा है और सब लोग इसमें पार्टिसिपेशन बहुत है इसमें। और 10 से 25 की रेंज है, लास्ट 3-4 साल से बोल रहा हूँ, आज तक तो अभी उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। 10 से 25 की रेंज है। अगर आप बहुत ज्यादा इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो 10 रुपए में लें और 25 रुपए में बेचने की, 20, 21, 22, 25 की रेंज में बेचने की भी कोशिश करें, तभी आपका एवरेज नीचे आएगा। इसको तो अभी चूंकि इनका 25 का ही भाव है एवरेज करने के बाद, तो क्या ये 25 मान लीजिए पहुंच जाए तो वहां पे निकल जाएंगे? बिल्कुल 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 निकले। और 26-27 का जब ब्रेकआउट होगा तब सोचें कि स्टॉक की काया पलटी है, क्योंकि 3-4 साल से तो 10 और 25 के बाहर नहीं जा पा रहा है। ऐसे माया जाल में जकड़ा हुआ है जी कि उसके ऊपर जा नहीं रहा है। तो दिमाग लगा के मतलब क्या है, जब 4 साल से उसके ऊपर गया ही नहीं है तो हम आगे क्यों, भी क्या गारंटी है? हम तो यही मान के चलेंगे कि अगले 8 साल भी इसी में फंसा रहेगा। यही हमारा सोचने का पैटर्न है। तो रेंज का प्ले करना है, 25 जी। के आसपास जाए तो राजन जी इसमें से बेच के निकल जाइएगा। जब दोबारा अगर इसमें ब्रेकआउट है 26-27 के ऊपर जाता है तब इसमें री एंट्री करिएगा। अब आगे फर्दर इसमें वो मत करिएगा एक्यूमुलेशन, क्योंकि मोहब्बत एक सीमा तक ही ठीक होती है, उससे ज़्यादा मोहब्बत से गले पड़ जाती है। तो आप यस बैंक में ये स्ट्रेटजी अपनाइए। 25-26 आपका जब भी ब्रेक इवन भी आ जाए तो इसमें से आपको निकलना चाहिए। फिलहाल ये राय बनती दिख रही। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगला शो होगा खिलाड़ी नंबर 1। आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव और सर्वेंद्र जी से राय लेते हैं। 60 पॉइंट नीचे है निफ्टी और 230 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। सर्वेंद्र जी जब नहीं थे, मतलब नहीं क्या थे हैं ही, लेकिन पिछले 6-7 दिनों में, राधा 3-4 दिनों में बड़ा खेल हो गया मार्केट में। सर्वेंद्र जी आपकी टाई का रंग है न्यूट्रल, क्या राय बन रही है?
नहीं देखिए, अब ये ब्रेकआउट अच्छा हुआ है और जो पहले दायरे जो लग रहे थे रेंजेस के कि 20,250 तक बाजार जाएगा, वो उसके इलेक्शन के बाद जो गैप से चला है, आई थिंक डेफिनेटली मार्केट थोड़ा ओवरबॉट तो काफी हो गया है। बट यस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स 20,300, 20,400, फिर 20,500, ये सारे इंपॉर्टेंट हर्डल्स निकल गए हैं और अब ऐसा लगता है कि देखिए जब तक 20,500, 20,600 के ऊपर टिका हुआ है, आई थिंक रुझान यही रहेगा कि अब आपसे ये जो रेंज बनी है यहाँ पे 21,000 से लेके 20,500 की मेरे ख्याल से ये रेंज रहने वाली है। और फिलहाल हम रेंज के अपर एंड पे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, इतना बाजार चला है लास्ट 1.5 महीनों में, 1 सवा महीनों में बाजार ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट नॉन स्टॉप ऊपर आया है, तो आई थिंक थोड़ा सुस्ताएगा और मोटा मोटी निफ्टी में तो मुझे एक रेंज बनती हुई अब दिख रही है 20,500 से लेके 21,100 की। पेटीएम पे क्या राय है आपकी? अरे देखिए, पेटीएम पे तो अभी न्यूज भी गर्म है, प्लस डेटा भी बहुत कम है। आई थिंक इसको आज के लिए जाने देते हैं। इवेंट वाले दिन मैं यूजुअली चाहता हूँ कि कमेंट ना करें। ओके, चलिए छोड़ दिया भाई, पेटीएम पे डेटा कम है इसलिए सरवेन जी इस पर राय नहीं देना चाह रहे हैं। आदित्य बिरला कैपिटल पे भी नहीं देंगे, उसमें भी न्यूज़ है। नहीं, एबी कैपिटल में तो काफी पुराना स्टॉक है और काफी डेटा है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। वहां पे समझ सकते हैं कि भाई अब इन सब जगहों पे इसमें तो ऑलरेडी पहले से एक लंबी गिरावट चल रही है लास्ट कुछ महीनों से, और आई थिंक अब अपने सपोर्ट एरियाज के आसपास आ रहा है। और मुझे लगता है कि एबी कैपिटल में आपको सपोर्ट एरियाज, अच्छे सपोर्ट एरियाज अराउंड 150, 148, 150 के आसपास अच्छे सपोर्ट एरियाज हैं। तो आई थिंक उन एरियाज के बाद उन एरियाज के आसपास डेफिनेटली इसको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, और अगर उन एरियाज में सपोर्ट ले लेता है 150 के आसपास, तो एक अच्छा शॉर्ट टू मीडियम टर्म अपसाइड का एक ट्रेड वहां पे बनेगा। बट आई थिंक पहले उसको वहां आ जाने देते हैं और फिर उस पर कॉल लेते हैं। ओके, परफेक्ट। चलिए सवाल लेते हैं दर्शकों के। अशोक कुमार है बेंगलुरु से। अशोक जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा क्वेश्चन है, मेरे हनीवेल ऑटोमेशन के शेयर है 54, ओके। 35,000 का, तो इसका क्या फ्यूचर है? अभी काफी टाइम से चल ही नहीं रहा, 2 साल से ये। जहाँ पे आपने लिया था वहाँ से थोड़ा ही ऊपर आया है, थोड़ा सा ऊपर ही है बस। हाँ, Actually, 1500। मैंने पहले भी लिया था जब कम रेट का था, उस टाइम मुझे बड़ा प्रॉफिट मिला इसमें, तो लेकिन अब मैंने इस लास्ट टाइम पे आके मैं फंस गया अब यहाँ पर 35,000 पे। ओके, चलिए मदद लेते हैं। सरवेन जी, हनीवेल ऑटोमेशन जी, हाई टिकट साइज का स्टॉक है। 35,000 रुपये पर शेयर को उन्होंने खरीदा, लेकिन अभी है 36,500। 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मतलब कुछ खास प्रॉफिट नहीं है। 2 साल से तो हिला ही नहीं स्टॉक ज़्यादा। बताइए। देखिए नेट 2021 के टॉप के बाद से ये स्टॉक ने नया हाई नहीं रखा है। जब मार्केट वहां से 10-15% ऊपर आ चुका है, ये स्टॉक अंडरफॉर्म की कैटेगरी की लिस्ट में है, तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप्स यहाँ पे नेगेटिव है, इसमें डाउट नहीं है। बट अब देखिए इन दायरों में करेक्शन भी काफी हो चुके हैं। 42,000, 44,000 वाला अगर 36,000 आ गया तो आई थिंक एक बाउंस मिलेगा। बट मेरी उम्मीद यही है, मैं इनको यही बोलूंगा कि इनको जो बाउंस मिलता है 39,000 की तरफ, 39,000 की तरफ एक बाउंस जो इनको मिलता है 38,500, 39,000 की तरफ, उसमें आई थिंक थोड़ा मुनाफा इनको बांधना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ईयरली सेटअप्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन करेगा, क्योंकि आप देखिए 40-41,000 के ऊपर लास्ट 3 साल से जाके क्लोज नहीं कर पाया है। आप क्वार्टरली मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्लोज नहीं आए हैं, और ईयरली क्लोजेस तो 40-41,000 के ऊपर आए नहीं है। तो आई थिंक बाउंसेस में निकलने की राय। ओके, बाउंस में वैसे भी अशोक जी बहुत जो हाई टिकट्स है ना उसमें लिक्विडिटी कम होती है। जैसे आज भी बहुत कम, देखिए कितने 500 शेयरों का ट्रेड हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, मान लो मेरा मन भी है कि अच्छा स्टॉक है तो कौन 35,000 रुपये लगा, एक ही शेयर मिलेगा। तो ये मतलब कंपनी इज़ नो डाउट वर्ल्ड लीडर है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन लिक्विडिटी भी एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है इसको जांचने का। तो जैसा सरवेन जी कह रहे हैं हायर प्राइस मिले तो फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगला सवाल है अनुज गुप्ता का जयपुर से। अनुज जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर। सर मेरे पास EKC शेयर है, 1000 शेयर है 140.5 के, एंड यूनिपार्ट है 400 549 रेट के। सरवन जी EKC पहले 1000 शेयर 140 पे लिए इन्होंने। देखिए काफी चला हुआ शेयर है आई थिंक, और इन्होंने लगता है अभी लिया इस लेग में या पीछे के लेग से फंसे, मुझे वो नहीं मालूम, बट फिलहाल आई थिंक 60-70 रुपए वाली चीज लास्ट कुछ महीनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे भी थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म ओवरबॉट है।
बट पिछली मूव को बचा चुका है, ऐसा मेरा मानना है फिलहाल। एकदम अगर मैं इसको देखूं 15 से 20 दिन के दायरे में मैं इसको भी फिलहाल देख रहा हूँ, और मेरा मानना ये रहेगा यहाँ पे कि 120-125 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो उनके नीचे मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रहे, और 150-155 के आसपास आए तो दोबारा एक बार कॉल करके रिव्यू ले लें। अगर उन एरियाज के आसपास से निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि एक लार्जर करेक्शन यहाँ पे सेट इन हो सकता है। तो फिलहाल बने रहे 125 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, और 150-155 के आसपास आए तो या तो बेच लें या तो दोबारा राय ले लें। ठीक है, और दूसरा लाइन का स्टॉक है यूनी पार्ट्स। ये मुझे मैं इसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो इसको हम थोड़ी देर बाद ले लेंगे, मैं ये ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। यूनी PARTS, यूनी पार्ट्स इंडिया। नंबर बताऊं क्या मैं? जी बोल दीजिए। 543689। ओके, नहीं, बड़ा यूनिक शेयर है, बहुत इसको कभी देखा नहीं है ऑनेस्टली, अपनी कवरेज लिस्ट में नहीं है। अरे हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, बताइए। हाल फिलहाल की लिस्टिंग है तो फिर तो आप समझते हैं, नहीं डेटा बहुत कम है, सॉरी डेटा बहुत कम है, और जब से है लिस्टिंग तब से गिर ही रहा है, तो इसको तो अवॉइड करना पड़ेगा आज के लिए। ठीक है, तो इसको किसी दिन किसी फंडा एनालिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे अनुज जी, यूनी पार्ट्स पे। चार्ट में उतना डेटा नहीं जितना राय बनाने के लिए चाहिए। अभी सरवन जी आप मेरे साथ रुकिए 10-20 सेकंड, आपको एक जगह ले चलते हैं, सरकार राज की तरफ। सरकार राज, बाज़ार में भी सरकार राज होता है, और ये बताने के लिए आ गए हैं दिल्ली वाले सुमित जी। क्या है भाई सरकार राज, क्या बाजार के सरकार? इस बारी क्या है कि हर बारी सोचते हैं ना कि हम वो दिखाते थे ग्रुप किसने दिया सबसे ज़्यादा रिटर्न, तो पब्लिक को लगता है कि नहीं शायद अंबानीज, बजाज या अदानीज जिनमें शानदार तेजी आई है। नहीं, इस बार सबको पीछे छोड़ दिया सरकार ने। सरकार सबसे आगे है जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, और इस बार प्रूफ भी कर दिया कि बाजार का सरकार हम ही है। कैसे? तो एक इंटरेस्टिंग नंबर है असल में। सरकारी कंपनियों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग होती है आमतौर पे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग जो होती है वो करीब करीब 80 कंपनियों के अंदर है, और उन 80 कंपनियों में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है उसकी वैल्यू 23 लाख करोड़ थी 2022 के अंत तक। कल शाम तक ये जो नंबर था ये था 32 लाख करोड़, यानी रफली 9 लाख करोड़ के आसपास की सरकार की कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। 40% के आसपास का इजाफा सरकार की वैल्यू के अंदर ही हुआ है। सरकार यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की करीब 80 कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी है, और इन 80 कंपनियों में तमाम बड़ी छोटी ONGC, NTPC, कोल इंडिया, ऐसी कोई भी कंपनी को आप शामिल कर सकते हैं। और इन सभी कंपनियों की जो मार्केट वैल्यू है वो 2023 में करीब करीब 40% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, और 15 कंपनियों की मार्केट कैप तो ऐसी है जो कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ी है, सिर्फ सरकार की हिस्सेदारी। और पर कंपनी, ये ध्यान रखिएगा, हर कंपनी की मार्केट कैप 20,000 करोड़। तो 17 कंपनियों के शेयर ऐसे भी हैं जो 100% से ज्यादा चले हैं इस पूरी ड्यूरेशन में। तो इस तरह के मल्टी बैगर रिटर्न इस बारी सरकार की कंपनियों में सरकार को लाकर दे दिया। तो कुछ कंपनियों के नाम आपकी स्क्रीन पर। PFC, किसी ने नहीं सोचा था कि ये साल PFC के नाम रहेगा। 250% की एक शानदार तेजी। इरकॉन 188%, माजगांव डॉक 167%, ITI जैसे स्टॉक 162%, शानदार तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। RVNL, रेलवे थीम सबको पता है कैसी रही इस साल, 150% का रिटर्न। SJVN जैसे स्टॉक जो पिछले कई सालों में नहीं चला, इस बार 150% चल गया। कोचिन शिपयार्ड करीब करीब 150% चल कर गया। ये तो है वो कंपनियां जिन्होंने शानदार परसेंटेज रिटर्न दिया। अब वो कंपनियां जिन्होंने सरकार को सबसे ज्यादा मार्केट कैप जोड़ कर दिया। HAL 2 लाख करोड़ के पास मार्केट कैप पहुंचते हुए करीब 70,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस साल में एडिशन किया इसने गवर्नमेंट की होल्डिंग के अंदर। NTPC 57,000 करोड़ रुपए सिर्फ सरकार की हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। कोल इंडिया 50,000 करोड़ रुपए की सिर्फ सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई इसने। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए यहां पे भी सरकार के खेमे में ऐड होते हुए दिखाई पड़े। और IRFC जैसे छोटा स्टॉक होने के बावजूद भी 50,000 करोड़ रुपए इसने सरकार की मार्केट कैप के अंदर एडिशन दिया। ONGC मेगा जाइंट PSU करीब 41,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहाँ एडिशन है। और आखिरी में आते आते LIC भी आ गया जिसने करीब करीब 38,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप सिर्फ सरकार के लिए ऐड की। तो इस बार का गेम चेंजर रहा सरकार। इसमें एक और भ्रम टूट गया कि बड़ी इक्विटी वाले शेयर चलते नहीं। ONGC को देखिए, ONGC लार्जेस्ट, LIC अमंग लार्जेस्ट, और इवन HAL की भी इक्विटी बढ़ा दी इन्होंने विद टाइम। और एक और भ्रम टूटा है जो आलोचना लोग करते हैं कि
अरे ITI में सरकार की 98% इक्विटी इसलिए चल गया है, ये ONGC में नहीं है, HAL में भी नहीं है, और प्लस डिविडेंड भी है। ऐसा नहीं है, डिविडेंड अलग आ रहे हैं इनके साथ। ये 40% एक साल में नॉट बैड ना, शानदार रिटर्न है। शानदार रिटर्न होता है 40%। मतलब आप ऐसे समझो कि ऐसा कोई ग्रुप इस समय नहीं खड़ा, आप वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट्स उठा लीजिए, वो इस ऐसे नहीं खड़े जो 40% रिटर्न ला कर दे पाए एक साल में, और इन्होंने ला कर दे दिया। तो ये है सरकारी कंपनियों का जलवा। अच्छा, अभी कोई ऐसी कंपनी जिससे लोग नफरत कर रहे हो? इस समय नहीं है, सरकार में तो कोई नहीं बची है। नहीं है ना? नहीं, मोदी जी ने कहा था जिससे जो सबसे गाली मिले उसको देखने। HCL को दी थी ना देख लीजिए, कल 2 लाख करोड़ पार हो गया। और मतलब बैंक्स को दिया, PSU, इसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व है, सारे इंक्लूडेड है। तो सबसे बड़ा अगर सरकारी कहीं हिस्सेदारी तो SBI है, जहां पे 5 लाख करोड़ वैसे ओवरऑल मार्केट कैप है और सरकार की 57% स्टेक है। सो ऐसे बैंक्स भी बहुत चले हैं, लेकिन वो क्योंकि क्राइटेरिया इतने बड़े परसेंटेज का है कि वो इसमें फिट नहीं पाए, बैठ पाए। लेकिन शानदार तेजी वहां पर भी आती है। अभी तो बहुत सारे जो छोटे वाले सरकारी बैंक, मतलब 100% से नीचे वाला, जिनको अभी डाला नहीं इसके लिस्ट के अंदर, भारी लिस्ट है। तो ये देखिए 23 लाख करोड़ से 32 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, और इसमें 40% का रिटर्न केवल 2023 में। मतलब आप ऐसे समझिए कि 9 लाख करोड़ का इजाफा एक HDFC बैंक निकला है साल के अंदर। 12 लाख करोड़ HDFC बैंक है मिलाने के बाद, कंसो के बाद, लेकिन स्टैंड लोन HDFC बैंक अकेला 9 लाख करोड़ था। बाकी सारे मिला के एक साथ आ गए क्या? इस तरह की तेजी। तो खैर ये सरकारी कंपनियों का जलवा है। जब चलते हैं तो फिर बहुत मैसिव चलते हैं, क्योंकि हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक अगर कोई है तो वो सरकारी है। अभी तो इसमें ऑयल PSU तो किसी के नाम आपने लिया नहीं, खाली ONGC छोड़ दें तो इतने हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। खैर देखेंगे आगे वो भी कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो ये है जानकारी। अच्छा, इसमें सरवेन जी कोई स्टॉक आपको इसमें अभी भी पसंद आ रहा पूरे PSU यूनिवर्स में? इतना चल चुके हैं, इतना शानदार रिटर्न दिया है, कोई और बताओ बढ़िया साहब। देखिए, आपके शो पे ही दिवाली पिक में भी हमने कोल इंडिया बोला था, और जब क्रूड का बॉटम बना था तो वो ONGC बोला था। तो दो जो हमारे इसमें टॉप फेवरेट्स थे वो दोनों बढ़िया चल गए, और जी, और काफी चल गए हैं। तो अब यहाँ से तो नए समीकरण तो नहीं निकल रहे हैं, बट जिनके पास है अगर, आई थिंक तो ट्रेड में बने रहना चाहिए। ONGC तो हमने क्रूड के टॉप के साथ बोला था कि भाई क्रूड का टॉप हो गया है 95 पे, तो क्रूड 60-65 जाएगा, जिसकी तरफ वो आ रहा है। तो अगर ONGC फिर भी टिका हुआ है 65 आने पे, 69 तो WTI क्रूड हो गया, 65 आने पे भी अगर ONGC टिका हुआ है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि नेक्स्ट ब्रेकआउट में क्या टारगेट्स आएंगे, और बढ़िया टारगेट्स आएंगे। बट फिलहाल क्रूड का बेस बनने देते हैं, तब ONGC पे दोबारा नया कॉल लेंगे। बट OMCs मुझे लग रहा है कि बढ़िया चल चुके हैं, और क्रूड कहीं 65 के आसपास, 60-65 के आसपास बॉटम भी बनाएगा। तो मैं लोगों को यही बोलूंगा कि पैसा कमाया है तो मुनाफा बुक करना भी आना चाहिए। OMCs में मुझे लगता है कि ऊपर में कहीं मुनाफा बुक करना चाहिए, जैसे जैसे क्रूड का बेस बन रहा है। नेक्स्ट 15 से 20 दिनों में OMCs में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके सर, सुमित जी बहुत शुक्रिया ये विशेष रिसर्च निकालने के लिए, आपको बड़ी मेहनत की आपने। कल सही में 80 कंपनियों का डेटा निकालना आसान नहीं था, लेकिन हाँ टफ था, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दिखा मुझे। इसी काम के लिए तो हैं आप। सुमित जी हमारे ना बिल्कुल डेटा मैन है, सब कुछ निकाल के देते हैं तुरंत। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रिसर्च चाहिए कि सरकारी कंपनियों का कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन 2023 में रहा। चलिए वापस अपने शो की तरफ लौटते हैं और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सरवेन जी बिल्कुल तैयार हैं जवाब देने के लिए। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं चरण सिंह जी गुरुग्राम से। सर नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार नीरज जी। जी सर, एथर इंडस्ट्रीज कितने लिए हैं? 50 लिए हैं सर, 785 पे। 785 50 शेयर इथर इंडस्ट्रीज। सरवेन जी थोड़ा रिसेंट लिस्टिंग है, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत चार्ट तो आ गया होगा आपके पास। चार्ट तो थोड़ा बहुत आ गया है, बट बात वही है यहाँ पे भी कि डेटा उतना कम है, प्लस अपने लाइफ साइकिल में अभी लोएस्ट लेवल पे चल रहा है, कोई खास पैटर्न नहीं बना पाया है। तो माफी तो मुझे इनसे भी मांगनी पड़ेगी, इस पे कोई कॉल नहीं दे पाऊंगा। ओके, इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं फंडामेंटल दे दूं चरण जी को। चरण जी, ये इथर इंडस्ट्री जब लिस्ट हुई थी तो मैंने इनके मैनेजमेंट से बात की थी IPO के समय। तो इन्होंने हाल फिलहाल में 2 टाई अप भी किए हैं सऊदी अरामको से, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है। उनके लिए क्रूड डेरिवेटिव्स जो केमिकल्स बनते हैं उसके लिए 2 केमिकल भी बनाएंगे, उनकी मार्केटिंग का भी इनको काम मिला है। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी साउंड थी और बहुत अच्छी, इनके जो आए थे मैनेजमेंट के लोग वो बहुत एग्रेसिव भी थे और बहुत कंपोज भी थे, तो उनकी स्ट्रेटजी मुझे ठीक लग रही थी। अब बाकी आगे देखते हैं कैसे इस तरह प्रदर्शन करता है, और किस दिन आपको टेक्निकली भी इसमें राय दिलवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर और सवाल जवाब देंगे।